अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम कुछ इस तरह की बात कर रहे थे, एनिमेलिया की, और जो किंगडम्स थे उनकी क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी। आज ज़रा हम एक स्टेप आगे जाएंगे और जैसे हम नॉर्मन बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, वालेकुम अस्सलाम, जिस तरह से हम बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे उसी बात को लेके थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम ज़रा ये बात करेंगे कि बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर की जो मैंने पहले जिक्र किया था एक दफ़ा और कई बार जिक्र कर चुका कि बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। वो कैरोलस लिनियस ने पहली बार नाम दिया और उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग उसके हिसाब से करना शुरू की ताकि एक आपके पास यूनिफॉर्मिटी आ जाए इन टर्म्स ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। यानी किसी और ज़बान में कोई और बंदा किसी चीज़ को कुछ और कहता होगा, उसी चीज़ को कोई और ज़बान वाला किसी और मुल्क का कुछ और नाम देता होगा, तो एक एम्बिग्विटी और एक आपके पास डिस्पैरिटी आ जाती है व्हेन यू नेमिंग समथिंग। तो यूनिफॉर्म करने के लिए, किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए उनको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दे दिए गए। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कैसे होगी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जाए। अच्छा, चूंकि हमारा मेन कंसर्न इस वक्त पाकिस्तान है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हम अब बात करने लगे। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सबसे पहली चीज़ ये है कि ज्योग्राफी कैसी है पाकिस्तान की। इफ़ यू वॉक थ्रू कराची ऑल द वे अप टू द लास्ट आउटस्कर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें या तो गिलगित का पोर्शन आ जाए या आपके पास KPK का पोर्शन आ जाए, बिल्कुल एंडिंग के पोर्शंस कराची पाकिस्तान के, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची जो आपके पास कोस्टल रीजन है, यहाँ से निकल के अगर ऊपर तक जाओ, अब आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जियोग्राफिकल वेरिएशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जियोग्राफिकली यानी ज्योग्राफी के एतबार से क्या क्या वेरिएशन हमें दिखता है। तो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, a variety of living organisms living in a particular place, that is biodiversity. But to figure out ke how do you plan to conserve biodiversity of a specific region, you need to make sure कि what's the geography and what's the landscape structure of that particular region is. उसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पर ये चीज़ नोट करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली चीज़ तो के कोस्ट का रीजन है, देन वी हैव डेजर्ट, then we have mountains, एक बिल्कुल माउंटेनियस रीजन है पाकिस्तान में। वालेकुम अस्सलाम उमर। एक आपके पास हिली रीजन है। then we have what we have flat plains in पाकिस्तान। फ्लैट प्लेन जैसे बलूचिस्तान के बड़े बड़े पोर्शंस हैं, खाली मतलब बिल्कुल फ्लैट चपटा रीजन है, उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास सैलाइन रीजन्स हैं, सैलाइन फ्लैट्स भी जिसको कहते हैं, ये सैलाइन प्लेन्स भी कहते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि ज्योग्राफिकली आपके पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर एक छोटी सी बात समझानी कि ज्योग्राफिकल वेरिएशन पाकिस्तान में कैसी है और उनके एतबार से हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे चेक करते हैं, कैसे तब्दील कर सकते हैं, कैसे उसका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा भाई, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब पाकिस्तान के अंदर हम कोस्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान की कराची हो गया, गवादर हो गया और मारा हो गया, ये सारे आपकी जो बेस बन गई साइड में जो समंदर के साथ है। यहाँ पर जो वेरिएशन होगी उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, हम उसमें कहेंगे कि उसमें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा है और जो गडाब का पोर्शन भी हो गया, और उसके साथ जो टेरेस्ट्रियल ग्राउंड है, जमीन वाला पोर्शन है, वहां पर एक अलग वैरायटी आपको मिलेगी। आमतौर पे जो कोस्टल रीजन होते हैं, पहले चीज को अपने दिमाग में रखना, फिर मैं जरा आप लोगों को समझाऊंगा कि हमें प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, या बायोडाइवर्सिटी के जो नंबर्स हैं या ऑर्गेनिजम्स का जो एनिमल्स प्लांट्स का जो नंबर है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, वो मुतासर होता क्यों है, यानी हमें कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती क्यों है। तो जब आपको किसी जगह का एरिया का अंदाजा होगा ना कि इस जगह का एरिया ज्यादा क्यों है या इस जगह पे किस किस किस्म के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तो आपको उनके मसाइल भी समझ में आएंगे। अब देखो,
मिसाल के तौर पे आपसे कोई आप में से कोई कराची में रहने वाला है, उसको पता है कि देखो भाई डीएचए का इलाका, डीएचए फेज 8 ये भी समंदर के साथ ही है, और अगर आप मुबारक विलेज चले जाएं जो सेंट स्पिट की तरफ है वो भी समंदर के पास ही है, लेकिन दोनों इलाकों में है तो समंदर के पास ही, कोस्टल रीजन के पास है, लेकिन इन दोनों इलाकों के मसाइल मुख्तलिफ हैं। एक जगह पे पानी नहीं आ रहा, एक जगह पे बिजली भी नहीं आ रही। डिफेंस में पानी नहीं आ रहा तो बिजली आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का मसला, मुबारक विलेज में कैसे जाएं, बहुत दूर, रोड अच्छी नहीं बनी हुई, यानी कम्यूट का इशू। डीएचए में आप चले जाएं, है तो दूर लेकिन रोड अच्छी बनी हुई है। अच्छा, फिर दूसरी बात, मुबारक विलेज अगर हमें जाना है तो वहां के अगर एरिया को हमने बेहतर बनाना है तो उसके लिए वो कोई टूरिस्ट स्पॉट और खाली समंदर होने से तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। डीएचए में आपके पास बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए, आपकी न्यू प्लेक्स आ गया, द प्लेस आ गई, मुख्तलिफ और इस तरह के रिजॉर्ट्स बने हुए या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की जगह बनी गई। तो देखो मसले का हल कैसे पता चलेगा, जब आपको वहां की पॉपुलेशन कम्युनिटी का पता हो कि उन दोनों एरियाज कोस्ट के पास हैं लेकिन दोनों जगहों के मसाइल मुख्तलिफ हैं। जब मसाइल पता होंगे तो उनका हल भी पता चलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपको ज्योग्राफिकल वेरिएशन पता चलेगी पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि अच्छा, जब ज्योग्राफी का फर्क है तो फिर फ्लोरा और फोना यानी एनिमल और प्लांट का भी का फर्क होगा, और फिर उनके कम होने के या उनके अफेक्ट होने के जो मसाइल हैं उनको कैसे हम हल कर सकेंगे, ये सारी बातें आपके पास हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें आपके पास मामला क्या है कि जो कोस्ट है, कोस्ट के पास समंदर यानी समंदर का पोर्शन है, वहां एक्वेटिक हैबिटेट आपको मिलता है। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब ये है कि उस जगह में हमारे पास, मैं यहां लिखता जा रहा हूं, एक्वेटिक लाइफ ज्यादा होगी। एक्वेटिक लाइफ का मतलब ये मछलियां होंगी, ठीक है, एल्जी होगी, काई होगी समंदर के अंदर। इसके अलावा हर किस्म की मछली, प्रॉन्स, क्रैब, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम अपने कोस्ट को देखें तो वहां पर मैंग्रोव्स हो गए, ठीक है, इस तरह के प्लांट्स हैं जो हेलोफिटिक या हाइड्रोफिटिक नेचर के हैं, वो रह रहे होंगे कोस्ट के अंदर। अब मसला समझ में आ गया, कौन सी लाइफ एग्जिस्ट करेगी कोस्ट के ऊपर, हमने एक तरफ साइड पे लिख लिया। हम मसले का हल भी निकालते हैं। डेजर्ट के बारे में आ जाते हैं। मुझे बताओ डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम होगी? मोर और लेस, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा या कम? जल्दी से जवाब दो, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सर लेस होगी। लेस होने की वजह यह है कि वहां पर बारिशें कम होती हैं, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर कम होगा और मिट्टी इधर उधर उड़ती रहेगी। तो हम यहां लिखेंगे कि लो बायोडाइवर्सिटी। लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते भी हैं कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अगर या ऑर्गेनिजम्स यहाँ एग्जिस्ट करते भी हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमारे पास जो कुछ ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, उसमें कैक्टस मिल जाएगा, उसमें नीम का दरख्त मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा यूकलिप्टस मिल जाएगा, इस तरह से कुछ छोटे छोटे पौधे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कीकर मिल जाएगा, वो आमतौर पे इस जगह पे ग्रो करेंगे, कैक्टस फॉर एग्जांपल। माउंटेन्स के ऊपर आ जाते हैं। माउंटेन्स और हिल्स दोनों पे सर वहां का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल ऐसे ही, तो पानी के मसाइल हमें बहुत ज्यादा होंगे, तो उसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म वहां एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ना। माउंटेन्स और हिल्स के ऊपर हमें एक चीज तो देखने को मिलती है, और वो ये कि अगर आप में से कोई बच्चा भी कराची या सिंध या पंजाब से बाहर निकल के जरा केपीके की साइड पे या इस्लामाबाद की साइड पे गया हो, मरी की साइड पे, सबात की, वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सारी जगहें जो पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है, मरी भी थोड़ा सा चढ़ाई के ऊपर है। Now, if you walk onto that uphill structure, जहां ऊपर की तरफ आप जा रहे होते हो, तो वहां पर आपको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स मिलेंगे जिनको हम कॉनिफर्स कहते हैं। तो दे आर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये कॉनिफर्स कहलाते हैं। नाउ कॉनिफर्स क्या है? कॉनिफर्स वो वाले प्लांट हैं जो क्रिसमस ट्री में इस्तेमाल होते हैं। बड़ा सा दरख्त होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, और उसमें छोटे छोटे से आपके पास जो है ना लीव्स भी लगे होते हैं, बहुत बारीक से लीव्स होते हैं। तो कॉनिफर्स आपके पास हो गए। इसके अलावा वो वहां पर बंदर बड़े मशहूर हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स होते हैं ऊपर की तरफ, या जर्नली लेपर्ड्स होते हैं। तो ये कुछ कॉनिफर्स होंगे, और कुछ फोना के अंदर हमारे पास लेपर्ड लाइफ वगैरह आ जाएगी। अच्छा, अगर हम फ्लैट प्लेन्स के ऊपर आ जाए, तो फ्लैट प्लेन जो बिल्कुल चिट जगह है जहां पर सूरज ज्यादा पड़ता है, वहां पर भी आपके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत लो होगी, कम बायोडाइवर्सिटी होगी, ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, क्योंकि जगह बिल्कुल फ्लैट है, बारिश कम होती है क्योंकि स्ट्रेट धूप पड़ती है,
और बारिश होने की वजह से भी, चूंकि वो बिल्कुल चपटा हो चुका होता है, तो पानी बह जाता है, अंदर तक नीचे नहीं जाता। जब पानी नीचे नहीं जाता तो रूट्स को पानी नहीं मिलता, तो प्लांट आमतौर पे ऐसी जगहों पे ग्रो ही नहीं करते सिरे से। तो पूरी पूरी चट्टान, बिल्कुल फ्लैट जगहें होती हैं, आप कभी जाओ, बिल्कुल सॉल्ट फ्लैट्स वगैरह बने होते हैं, तो बिल्कुल चपटी जमीन होती है, बस गाड़ी चलाते रहो, उसके ऊपर आसपास दूर दूर तक कोई नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद सैलाइन रीजन पे आ जाते हैं। नाउ सैलाइन रीजन में भी अगर बायोडाइवर्सिटी कम है तो एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। Now halophytes are those organisms or those plants that thrive in high saline conditions. ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो आपके पास हेलोफाइट्स कहलाते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी ओवरऑल तो वैसे कम होगी, बट एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा जिसको हम हेलोफाइट कहते हैं। अब जब हमने लिस्ट बना ली अपने पास, तो हमें पता है कि भाई कौन कौन सी जगह पे किस किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनको अब मसले क्या होंगे, जरा अब उसकी बात कर लेते हैं। यानी प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट्स इन लैकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी इन अ स्पेसिफिक एरिया। सर सलाइन क्या होता है? सलाइन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सैलिनिटी और नमकियात। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, ऐसे लिखते शायद नमकियात, नमकियात। तो नमकियात जहां ज्यादा होंगे, नमक ज्यादा होगा, उस जगह कहलाती है सलाइन। ठीक है, सलाइन।